नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, बरेली के जख्म तो भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप देखिए तौकीर रजा के पक्ष में कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और फिर सर, मुजाहिद आर्मी का भी खुलासा हुआ है, जिसके सरगना को, मास्टरमाइंड को, मोहम्मद रजा को यूपी एटीएस ने केरल से गिरफ्तार किया है। और कहा जा रहा है कि उसके निशाने पर हिंदू नेता थे। आपने सही कहा। ये अभी हाल ही में मैं यूपी एटीएस को बधाई दूंगा कि केरल से जाकर के मोहम्मद रजा नाम करके मुजाहिद फोर्स, ये क्या आपने बताया ना, इंडियन मुजाहिद तो खत्म हो गया, लेकिन मुजाहिद फोर्स के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मोहम्मद रजा नाम का आदमी केरल से पकड़ा गया है। इसके लिंक पाकिस्तान से हैं, आईएसआई से हैं, और सबका ताना बाना वही है, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। तो इनके जो ताना बाना था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिग्नल के ऊपर और आपके टेलीग्राम के ऊपर, रोग एप्स के जरिए, अंजू जी इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता था। चंदा उगाही करना और बिजनेस मॉडल बड़े स्मार्ट हैं इनके, बड़े स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, झगड़े झंझट की जो जमीनें हैं सस्ते दाम पे ले लो, मसल पावर दिखा करके या तो कब्जा कर लो, और कुछ नहीं तो सरकारी जंगलात की पीडब्ल्यूडी की जमीनों पे जा करके अपना धर्मस्थल, अपना पूजा स्थल बनाओ, मजार बनाओ, और उसके बाद उनके आगे पीछे दुकानें बना लो। कितना अच्छा मॉडल है। जेब से चवन्नी गई नहीं, इबादत गृह के नाम पर, अपने पूजा गृह के नाम के ऊपर तुमने जमीन पर, सरकारी बेशकीमती जमीन हाईवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, जंगलात के अंदर, तो वहां पर जाकर के बिजनेस मॉडल ये है कि पहले उसको बनाओ, फिर 10 दुकानें बनाओ, फिर 3-4 कमरे और विद अटैच टॉयलेट बनाओ, तो वहां पर रहने का रिहायशी इंतजाम भी हो जाएगा। फिर चाहे जैसे तौकीर रजा ने हर मस्जिद में 100-100 लोगों के रहने का इंतजाम किया, कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम वहां पर इस तरीके के दंगाइयों को छुपा सकते हो। तो इनका तक था, इन्होंने बात यही तक खत्म नहीं की, इनका एक नया था जो उन्होंने एक और खुलासा किया अपने इंट्रोगेशन में, मोहम्मद रजा ने, वो ये कहा है कि जहनी तौर से मजबूत लड़कियां और शारीरिक रूप से मजबूत लड़कियां, अब उनका क्या अभिप्राय था जहनी तौर पे, मतलब टफ माइंडेड, फिजिकली फिट लड़कियों को। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, और किताब का टाइटल उन्होंने दिया हिंदी में, एक पुस्तिका जो कि सोशल मीडिया पे खूब चला रहे हैं, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां, इस्लाम की मुजाहिद बेटियां। तो इन बेटियों की फौज तैयार करके सोशल मीडिया पे इनको रिवॉर्ड दे करके, ये तो जलील खुद तो बन ही रहे हैं, अब बच्चियों के ऊपर भी इनका काला साया पड़ रहा है। अब इनको बरगला करके इनकी फौज, इनके नाम पर ये क्या करेंगे आपको मालूम ही है। इनको बनाएंगे सेक्स स्लेव्स, इनके नाम पर चंदा उगाही करेंगे। चंदा उगाही तो भीख का कटोरा तो यूनिवर्सल चल ही रहा है, तो भीख का कटोरा गली गली जाएगा कि ये जो मुजाहिद बेटियां हैं, ये दरअसल इस्लाम की और दीन की खिदमत करेंगी, और ये इस्लाम की मुजाहिद बेटियों का इसका प्रचार प्रसार इन्होंने, मोहम्मद रजा ने किया है। इसके नाम पर क्राउड फंडिंग ये कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग के जरिए ये पैसे उगा रहे हैं। लेकिन एटीएस ने इनके जो है, इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया, और पानी ऐसा फेरा कि अब ये सर उठा नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से देखिए कई लेवल पे ये एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है। सर, मुजाहिद आर्मी के निशाने पर अगर हिंदू नेता थे, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी उनके टारगेट पर थे? आपको अंजू जी मालूम होना चाहिए कि इन शरारती तत्वों के, राष्ट्र विरोधी तत्वों के, पाकिस्तान आईएसआई के लिए टारगेट नंबर 1 हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और नंबर 2 आपके योगी जी कह लीजिए या अमित शाह जी को कह लीजिए, लेकिन टारगेट पे प्राइमरीली यही 3 है पूरे विश्व के। लेकिन मैं अगर ये कह दूं, नंबर 1 पे हमारे प्रधानमंत्री जी, नंबर 2 पे योगी जी और अमित शाह जी, तो इनके टारगेट पे ये जरूर रहे होंगे। और इनके टारगेट पे लाने से अच्छा है कि हम चाहेंगे एटीएस अब इनको टारगेट किया जाए, इनके और इनके सपोर्टर्स को टारगेट। आप कुछ न करें, आपने जेल भेज दिया, इनका फाइनेंशियल एम्पायर आप डिमोलिश कर दें, इनके मददगारों को चिन्हित करके उनको यूएपीए में और एनएसए में जेल भेज दें, और इनकी संपत्ति कुर्क कर लें, क्योंकि इनके मंसूबे बड़े शातिराना और बहुत ही खतरनाक हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। तो अंजू जी इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जो कि यूपी एटीएस कर रही है। बिल्कुल सर, और जैसे आपने कहा ना, इनका जो बिजनेस मॉडल जो था, बिल्कुल वैसा बिजनेस मॉडल तो तौकीर रजा का रहा है ना सर। वरना आप खुद सोचिए, एक मौलवी करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? वो 8-8 प्रॉपर्टीज जो
तौकीर रजा की हैं और उसके रिश्तेदारों के बड़े-बड़े होटल है सर, वो सब कैसे आए? यानी कि वो पिछली सरकारों के ज़माने में जब ये राज्य प्राप्त दर्जे वाले मंत्री थे, उस वक़्त इन्होंने ये सारा का सारा खेल खेला, जो अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों को अपने नाम कर लिया? बेशक इन्होंने मनमाने तरीके से अतिक्रमण करके दुकानों का किराया वही डॉक्टर नदीम वसूल करते थे। उनका किराया, पगड़ी सब कुछ वही करते थे। देखिए 100-200 दुकानें बहुत मायने रखती हैं। अभी तो जितना चिन्हित हुआ उतना ही के फिगर मैं दे रहा हूँ और अभी इन्वेस्टिगेशन को कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुछ ही दिन तो हुए, 1 हफ्ता ही तो हुआ है और उस 1 हफ्ते में अगर इतनी जानकारी मिल गई है, डिमोलिशन हो गया, आगे देखिएगा क्या? इन्होंने अपने रसूख का नाजायज फायदा उठाते हुए अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पे कब्जा, मनमाने तरीके से धन प्राप्त किया, लेकिन अब ठीक है, अब वो सरकारी संपत्ति हो गई है। आप देखिए तौकीर रजा के पक्ष में कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ठाणे में देखिए महाराष्ट्र के, वहां पर भी एक रैली जैसी निकाली गई और ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी को सुन लीजिए, वो भी कह रहे हैं कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, आई लव मोहम्मद बोलना कहां से गुनाह हो गया। अंजू जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमने देश ने ये समझा था कि ये एक सामान्य जुम्मे की नमाज के बाद ज्ञापन देने की बात है। तौकीर रजा ने भ्रम फैलाने की नीयत से एक वीडियो वायरल किया था जिसमें कह रहा था हम सिर्फ एक अपनी दरखास्त जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी को देंगे, जिनके जरिए वो राष्ट्रपति महोदया को भेज देंगे और हमारे आंसू उन तक पहुंचा देंगे। यानी दीनहीन बन करके उन्होंने इस चीज को कहा। उसके बाद इनके जो 2 बहुत खास सिपह सालार हैं, उनकी दस्तखत से एक कागज इन्होंने वहां पहुंचाया कि हम लोग दरअसल कोई जलूस वलूस नहीं निकालेंगे, सिर्फ ज्ञापन देंगे। वो है नदीम खान और नफीस। इन नामों को जरा नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन नामों की बहुत लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री और इतिहास है। खासकर जो नफीस है, नाम नफीस और काम जलालत का, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब भ्रम की स्थिति कैसे उत्पन्न कराई इन्होंने, वो भी जानना दोबारा तिबारा जरूरी है। नमाज का वक्त होता 12:30 से 3:30 तक जुमे की, और अपने अपने इलाकों की मस्जिद में लोग टाइम से जाते हैं, लेकिन जुमे की नमाज को भीड़ इकट्ठा करने का अगर मौका दे दिया गया है तो इन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग एक साथ एक टाइम पर 2 बजे नमाज पढ़ेंगे। 12:30 से 3:30 नहीं, 2 बजे सब लोग। तो इसका पर्पस, उद्देश्य, अभिप्राय क्या था? भीड़ इकट्ठा करना था और भीड़ इकट्ठा करने में आप कामयाब हो गए। आपने डीएम के यहां ये दिया, नफीस और क्या नाम है इनका, नदीम। न, नदीम, नफीस और नदीम ने दरखास्त ये दी कि हम आपके यहां सिर्फ ये करेंगे कि हम जाके ज्ञापन देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये इन्होंने कहा, क्या कहा कि ये चीज इसमें हमारे दस्तखत नहीं है, और दस्तखत नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है, आप लोग इकट्ठा हो, जुलूस के रूप में जाएं। बात यही खत्म नहीं होती है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल की जो फेसबुक साइट थी उस पे इन्होंने इस लेटर को डाला, फिर डिलीट कर दिया और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के फिर भ्रम की स्थिति पैदा की कि हमने कह दिया कहीं हम जाएंगे नहीं। अब आईएमसी की वेबसाइट पे आपने तो दिया कुछ, किया कुछ, और इसकी प्लानिंग हफ्तों से चल रही थी। सरकार ने, एडीएम, डीएम और एसएसपी ने इनको परमिशन नहीं दी कि आप कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। यह भी ऑन रिकॉर्ड है। अविनाश सिंह और अनुराग जी ने यह बिल्कुल मना कर दिया था, किसी तरह की कोई चीज आप नहीं निकालेंगे। बावजूद इसके इन्होंने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और 5 थाना क्षेत्र में बरेली के 10 जगह इन्होंने दंगे की स्थिति उत्पन्न कर दी। उसकी चर्चा हम लोग शायद कर चुके हैं। बारादरी, कैंट, किला और कोतवाली। और यहां पर जब इन्होंने इस तरीके की बेहुदगी की हरकत की तो उसके बाद फिर एफआईआर तो 10 होनी ही थी। आज तक 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें 2 जो शाहजहांपुर के गिरफ्तार किए हैं उनके ऊपर 17 केसेस हैं जो मुठभेड़ के बाद, इंक्लूडिंग अटैक ऑन पुलिस। इदरीस और इकबाल, 390 मस्जिदों में इनकी तैयारी देख लीजिए, कितना पैसा इन्होंने लगाया होगा। 100 आदमियों के रुकने का इंतजाम कराया होगा, रुकने का इंतजाम कराया होगा तो खाने पीने का इंतजाम कराया होगा। और 399 के मतलब अगर 100 कराया आपने, ये बहुत जाएगा फिगर 40,000 का। आपने 40,000 दंगाइयों के बारे में तो एफआईआर तो हुई है जो नेम्ड है, और 2,500 अन्य
तो ये प्रमुख लोग हैं जिनके बारे में रोज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रोज चीजें सामने आ रही हैं और पुलिस रोज अच्छी खासी बरामदगियां भी कर रहा है। अगर बरामदगी पे आप अगर गौर करें, मैं दो चीजों पे ध्यान आज खास तौर पे दूंगा। इनसे जो रिकवरी है, दरअसल तो मुठभेड़ इनके साथ होनी चाहिए थी। चाकू, ब्लेड, कंट्री मेड पिस्टल, पुलिस से लूटा हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, आपने देखा होगा वॉकी टॉकी जो वायरलेस का सिस्टम होता है, और एंटी राइट गन पुलिस की लगता है पिछले किसी दंगों में इन्होंने पुलिस से लूटी थी। तौकीर रजा एक दौर में तो राज्य मंत्री का दर्जा था। 2010 में जब बरेली में दंगा हुआ तो तौकीर रजा सिर्फ 72 घंटे जेल में थे और उसके बाद मूछ पे ताव देते हुए बाहर आ गए और एक कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब उनके इस्तकबाल में गए थे। तो ये तो इनका जलवा था तौकीर रजा का। और आज भी जो नदीम ने एक वीडियो किया है और बहुत वायरल है, जो अपने सपोर्टर्स को कह रहा है कि हम पुलिस के हाथ काट देंगे। डॉक्टर नफीस इनके सबसे बड़े सर्वे सर्वा है, करता धरता है, जो इनकी नाजायज 150 करोड़ की संपत्ति है उससे किराया आदि वसूल करना। तो अभी तो इनकी 150 दुकानें तो ध्वस्त कर दी गई हैं और इतनी दुकानें ध्वस्त करने के बाद अगर आप ये देखिएगा कि डॉक्टर नफीस जो है उन्होंने बहुत ही खतरनाक एक आह्वान किया था। क्या आह्वान किया था? कि पुलिस वालों हम तुम्हारे हाथ कलम कर देंगे। ये आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत कैसे हुई। खैर मैं ये भी कहूं, कुत्तों के भौंकने से पहाड़ नहीं हिलते हैं या गिरते हैं। कुत्तों के भौंकने से पहाड़ों का कुछ नहीं होता है। इनकी औकात ही यही थी। अगर औकात होती तो डीएम के यहां जो दिया था उसको बदलते नहीं, बदला और इन्होंने आपस में कहा कि अपनी एक तरीके से मजबूती दिखाने के लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। और पुलिस को उस वीडियो में कहा है, ये बिल्कुल वायरल हो चुका है वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वालों का हाथ काट दो। इसीलिए जो चाकू बरामद हुए, कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुए, वो पुलिस के ऊपर आक्रमण करने को थे। 22 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। आपने दो तीन चीजें देखी। कोई भी राजनीतिक दल पुलिस वालों के लिए एक शब्द सहानुभूति का नहीं कह रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है। संभल के दंगाइयों के लिए तो चेक लेकर के हमारे एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा और शिष्टमंडल पहुंच गया था, जाकर के दंगाइयों को दान पात्र में उनके डालने, भिक्षा पात्र में डालने के लिए। लेकिन पुलिस वालों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए एक शब्द सहानुभूति। वैसे भी पुलिसकर्मी स्वाभिमानी होता है, पुलिस विभाग स्वाभिमानी है। उनके इनकी नपुंसक संवेदनाएं, इनकी नपुंसक संवेदनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैसे भी निष्प्राण और निस्तेज संवेदनाएं, इनका कोई माने नहीं है। तो अपनी संवेदनाएं अपने पास रखे। पुलिसकर्मी निर्भीक होकर काम करते थे, है और रहेंगे। अब बात इसके आगे थोड़ा कर ले। आपने ये कहा कि दूसरा एक पक्ष का, दरअसल पुलिस ने बहुत क्रूर काम किया। अबू आजमी हो चाहे मुंबई वाले या यहाँ के किसी भी टीवी चैनल को खोलिए कि पुलिस ने बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। कैसे भाई अमानवीय कैसे किया? आप पुलिस के ऊपर आप उनका हाथ कलम कर दें, उन पे कातिलाना हमले के साज और सामान लेके चलें और ये कह दें कि आज उनको चाहे कत्ल करना पड़े, लेकिन आज हम दिखा देंगे कि बरेली में वर्चस्व किसका है। तो अंजू जी, इसका तो खैर प्रतिफल इनको मिलना था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अनुराग आर्या, अविनाश सिंह ने बहुत धैर्य से, संयम से काम लिया। वरना अब तक एक दौर, कभी पुराने दौर में होते तो इनको छठी का दूध याद आ जाता इन सबको। ये हमारे बेगुनाह बच्चे, ये बच्चे हैं जिनके हाथ में तमंचे हैं, जेबों में गुम्बे हैं। ये गुम्बे बोरों में कहां से आ गए? ये बेगुनाह बच्चे कहां हैं? और आपकी अगर ये बेगुनाह बच्चों का ये आलम की जेब, और जिस तरीके से स्टांस ले करके काले सफारी सूट में एक लड़का, जैसे लगता है कि पहले काफी रिहर्सल करके आया, संभल में भी रिहर्सल किया था, क्योंकि ये स्टांस आसानी से नहीं आता है। जिस तरीके से क्राउच, जिसको पुलिस में कहते हैं बैटल क्राउच, क्राउच करके पत्थर निकालना और हिप के साथ जैसे बॉलर फास्ट बॉलिंग करता है उस तरीके से गुम्बा मारना पैराबोलिक साइड्स में। इसका मतलब उनको प्रशिक्षण हुआ है पत्थर चलाने का, पत्थर लेकर के आए थे। तो अगर बच्चे ऐसे हैं तो बच्चे तो जेल जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या चच्चा जाएंगे? तो चच्चा को चाहिए था बच्चों को अपने घर में रखे, तो आपने तो बच्चों को आगे कर दिया। अगर आज ये बच्चे हैं इतने खतरनाक कि उनके हाथ में तमंचे हैं, पत्थर हैं, और पुलिस पे इस तरीके से बैटल क्राउच में या पत्थर चला रहे हैं, तो नतीजा तो होगा ही। और जब थाने ले जाकर के उनकी कायदे से सेवा समिति के द्वारा उनकी सेवा की गई, जब उनके चलने फिरने में, बैठने में उनको कष्ट होने लगा,
तो आप जब पुलिस की गर्दन कलम करने की बात कर रहे थे, उनका हाथ कलम करने के, तो परिणाम तो होने ही थे। आपने जो नारा दिया आई लव डैश, आई लव डैश के बाद आपने क्या कहा? हमको कोई नहीं रोक सकता। एक तो पहले किसी ने रोका नहीं। आप कुर्बानी देना चाहते हैं। किसकी कुर्बानी? किसकी कुर्बानी देना चाहते हैं? अगर अपनी कुर्बानी देनी है तो आपको बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने घर में रहिए, अपनी कुर्बानी दे दीजिए घर में। उसके लिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अगर आपने सोचा कि पुलिस कर्मियों की कुर्बानी आप कर देंगे, मैं फिर कहूंगा कुत्तों के भौंकने से पर्वत चकनाचूर नहीं होते हैं, न पर्वत हिलते हैं। कुत्ते ही अपनी खैर बना लें। उसकी आड़ में जी। आपने कहा सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा का क्या मतलब है? सर तन से जुदा एक हेट स्पीच है, और जितने लोगों ने कहा है उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और जरा जाके जेल की हवा जाकर के मानसिक चिकित्सा और उनका इलाज होना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। ये रुग्ण लोग जो है समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, आपको याद होगा कि संभल में भी कम से कम 70-80 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। वो आज तक जमानत के लिए तरस रहे हैं। इन्होंने वहां से सबक नहीं लिया, और अब तो 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो हंगामा 26 सितंबर को बरपा, इसकी तो तैयारी 19 सितंबर से चल रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयारी अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनुराग आर्या ने, उसने कहा कि तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। नेगोशिएशंस 6 दिन से चल रहे थे। प्रशासन ने रिफ्यूज कर दिया। बावजूद इसके इनका जो टूल किट, तभी मैं कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ा टूल किट है। टूल किट का भाग एक हुआ संभल में, लेकिन वही कहना 100 जूता खाए घुस तमाशा देख। आपने संभल में नसीहत नहीं ली। संभल में अब आज मैंने सुना कि एक नई खबर थी कि नाले के ऊपर जो नाजायज मस्जिद बनी थी, नोटिस दी गई, तो खुद अपने हाथ से उसको उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह भी पता चला कि शायद शासन को गुमराह करके वो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और हाईकोर्ट ने कदाचित उनको शनिवार का समय दिया है सुनवाई का। लेकिन सरकारी जमीन पर बनाना, ये लोग बेसिक कानून नहीं। आपने बुलडोजर कैसे चला दिया? भाई बुलडोजर वहां चलता है, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27 में डिमोलिशन होता है। और सरकारी जमीन पे तो कहीं पर भी हो तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो डिमोलिश हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये ताना बाना? अच्छा, हर चीज का एक बिजनेस मॉडल है। आप ये तौकीर रजा का बिजनेस मॉडल देख लें। पहले सरकार के अंदर अपनी हड़क कर दो, स्टेट मिनिस्टर बन जाओ, नाले के ऊपर 150 करोड़ की संपत्ति बना लो, जितने परिवार वाले हैं सबके फैमिली फैम लॉन और लैंडमार्क, नाना प्रकार के बढ़िया कर्णप्रिय होटल और रिसोर्ट बना लो। और उसके बाद जब कभी कोई बात आए, कहता खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बह जाएंगी। प्रधानमंत्री को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र हैं। मैंने अपने नौजवानों को रोक रखा, लेकिन अगर किसी दिन वो बेकाबू हो गए तो क्या कर लोगे? बेकाबू तो तुम थे ही, और तुम्हारी ये उजड्डों की लफंगों की जो फौज थी, उसने जो पुलिस के ऊपर मंसूबे बनाए थे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अविनाश सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अनुराग आर्या ऐसा शरीफ डीएम एसएसपी है, वरना वहां पर एक नमूना और होता, तुम मुश्किल में पड़ जाते। तो आप समझ सकती हैं अंजू जी कि इनके मंसूबे क्या हो सकते थे। पुलिस वायरलेस से पुलिस के नेटवर्क को ये जैम कर सकते थे, इंटरप्ट कर सकते थे, सुन सकते थे। मतलब क्या था? एंटी राइट गन से पुलिस के ऊपर ये फायरिंग कर सकते थे, जिसकी की कुछ शायद संभावना नहीं थी, क्योंकि पुलिस बहुत चौकस थी। अब मैं ये भी कहूंगा बरेली पुलिस ने एक और बड़ा स्मार्ट काम किया, जो कि पहले नहीं होता था, कि अपनी महिला फोर्स को बिल्कुल जो कमांडोज थी उनको आगे कर दिया। वरना इनका सेट था कि हमारी महिलाओं को, बुर्का फरोश महिलाओं को जो है उन्होंने उनकी बेइज्जती की। ये तकिया कलामी नंबर 2 होता है। पहली चीज कि आप महिलाओं को इस तरीके के वातावरण में आप ला के क्यों रहे? उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और आपकी घटिया नेतृत्व की, कि आपने इस तरीके का मौका दिया। आईएमसी को सोचना चाहिए था कि महिला किसी की भी हो, काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है, और आपने एक तरीके से उनको आग में झोंकने की कोशिश की, आंदोलन में लगाया। हम कुर्बानी देंगे। अरे कुर्बानी देनी तो घर में रहो ना, क्यों निकल के बाहर आ रही हो? दूसरी चीज ये थी आई लव डैश। तो एक साहब ने बड़ी अच्छी इस पर रिमार्क दिया है, जो मैं सहमत हूं। हर आदमी को चाहिए, ये बड़ा ही प्रशंसनीय और बड़ा पवित्र नारा है, और हर आदमी को अपने ठेले पर, अपनी दुकान पर, अपने घर पर इसको अवश्य लगाना चाहिए। सामने बड़ी बोल्डली लिखना चाहिए। वो आप लगाएंगे नहीं, तो मौका परिस्थिति की है, जुलूस जब निकालना होगा तो आई लव डैश दुकान पे, ठेले पे, रेड़ी पे, शॉप पे, वहां आप लगाएंगे जय आई लव गणेश, आई लव राम,
तो दोहरे मापदंड क्यों कर रहे? अगर वाकई आपको मोहब्बत है तो लगाओ। देश में एक बड़ा भाग ये वर्ग ये कह रहा है कि आप जरूर लगाइए, आप जरूर लगाइए, लेकिन वहां आप नहीं लगाएंगे, वहां पर आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। डॉक्टर नदीम का कि पुलिस वालों के हम हाथ कलम कर देंगे, ये बहुत ही संगीन और बहुत ही गंभीर प्रकरण है और यहां पर चलने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं योगी जी की भाषा ऐसी नहीं है जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति को कहना चाहिए। योगी जी ने बड़ी परिमार्जित भाषा का इस्तेमाल किया है, संतुलित भाषा का प्रयोग किया है। आप हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का हाथ कलम करें और हम ये कहते हैं कि आपकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी। डेंटिंग पेंटिंग तो सांकेतिक भाषा है, वरना कहा तो बहुत कुछ जा सकता है। कह तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूं, कैसे ले रहे हैं, क्योंकि आप महिला हैं और आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, पूरे विश्व में देखा जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कुछ कहने से आपके चैनल के ऊपर कोई संकट आए, इसलिए मैं अपनी बात को परिमार्जित रखूंगा, संतुलित रखूंगा, क्योंकि यही शिक्षा का एक यही लाभ होता है कि आपको कितनी भी कटु बात करनी होती है, आप उसको परिमार्जित और संयत रखते हैं। हम उनकी तरह थोड़ी जाएंगे, कुत्ता मुझे काट ले तो मैं कुत्ते को थोड़ी काटूंगा। लेकिन ये मैं फिर कह चुका हूं कि इनका इलाज वही है कि जो योगी जी महाराज ने कहा, डेंटिंग पेंटिंग, और ये भूल गए थे कि सरकार किसकी है। ये गलतफहमी में ये थे कि इनको शायद अब राज्य मंत्री का ओहदा दोबारा मिल जाएगा। राज्य मंत्री कहते अब तो मैं बहुत जूनियर था, मैं तो 20 साल पहले था राज्य मंत्री, अब मुझे फुल फ्लेजेड मंत्री बनाइए योगी जी। तो वो तो खैर हुआ नहीं। दूसरा उनका ये हो सकता था कि एक मंत्री स्तर का कोई आदमी जाए कि मौलाना आपने बड़ी मेहरबानी की और कम से कम अब हमारे आपकी दुआओं के हम भी मोहताज हैं, हमारे ऊपर भी कुछ दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ पढ़िए, हम आपकी दुआ के बड़े मोहताज हैं और आपको नाराजगी क्या, आपको हमारी कसम इस बार मुआफ कर दीजिए। ये सब तो कुछ हुआ नहीं। चले गए उल्टे बांस बरेली, जैसे कहावत है उल्टे बांस बरेली, उल्टे बांस बरेली चले गए ये फतेहगढ़। अब फतेहगढ़ में कितने दिन रहेंगे? फतेहगढ़ से एटा जाएंगे या ललितपुर जाएंगे, ये विचारणी है। आपने मालूम है एटा कहाँ है? आपको मालूम है ललितपुर कहाँ? वहां कैसे जाते हैं? कौन सी फ्लाइट जाती है? कौन सी ट्रेन जाती है? आपको टाइम टेबल देखना पड़ेगा, तब आप पहुंचेंगे। तो इसलिए आपने इस बार जो गलती कर दी है मौलाना, आप और आपके चेले चपाटों को और आपके जिन लोगों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके नाम में फिर एक बार पढ़ देता हूं कि ये 150 करोड़ की संपत्ति जो तुमने तैयार की है ना, वो तुम्हारे अब किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो हो गई ध्वस्त। 150 करोड़ की संपत्ति, और इसके ऊपर जो इनके 83 आदमी गिरफ्तार हुए, और नदीम खान, नफीस, और जो शाहजहांपुर के इदरीस, इकबाल और तंजीम, ये प्रमुख नाम है। लेकिन जो 85 नाम बिल्कुल नेम्ड FIR है और 200 इसमें नामित है, 2500 के करीब अननोन है और 200 नेम्ड है। अब धीरे धीरे जो बातें खुल रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बरामदगियां हो रही हैं जूजी, तो आप समझ सकती हैं कि मामला कितना गंभीर था। और ये सख्ती ना होती, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अब तक किसी के ऊपर NSA नहीं लगा, यानी रासुका नहीं लगी है, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है, UAPA नहीं लगा है, केवल SIT जांच कर रही है। तो आप समझ सकती हैं जूजी कितनी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई। लेकिन टीवी पे जाए, हमारे बेगुनाह नौजवानों के साथ जो है बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम्हारे बेगुनाह नौजवान जेबों में पत्थर भर के आ रहे हैं, ये कौन सा भाईचारा है भैया? ये कौन सा तुम्हारा जो है अमन का पैगाम लेके चले हो, जेबों में पत्थर भर के, कट्टे लेकर के, चाकू लेकर के, ब्लेड लेकर के, ये कौन सा अमन का पैगाम लेके चले? लेकिन झूठ की इंतहा, झूठ का पुलिंदा तो देखिए, ये अमन के मसीहा जो कह रहे हैं, आपको उदारता से पेश आना चाहिए था, उदारता से खाक पेश आना चाहिए था। आप हमारे कर्मचारियों के हाथ कलम करने की बात करें, यही क्या कम है कि इनका रौद्र रूप आपने देखा नहीं अभी। अभी तो फिर एक जो लेवल होता है होम्योपैथिक इलाज के ऊपर अभी बात चल रही है। ऐसा कोई मौका न दीजिए कि यहां सर्जरी की नौबत आ जाए, और अगर सर्जरी की मौका दिया आपने तो वो भी हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप इस बात का एहसास आपको हो जाए कि आपने इस बार रॉन्ग नंबर डायल किया मौलाना। रॉन्ग नंबर डायल का खामियाजा भुगतेंगे, महीनों और सालों तक भुगतेंगे आप। 150 करोड़ की संपत्ति जो गई सो गई, नातेदार रिश्तेदार जो जेल की सलाह के पीछे चक्की पीस रहे हैं, और आपको दौड़ा दौड़ा के बीन बीन करके आपकी बिलों से खींचा जा रहा है। किसी मुगालते में, गलत फहमी में आप हो तो कम से कम इतनी मेहरबानी अपने ऊपर कीजिए, आज उसको निकाल दीजिए। और हालात को दुरुस्त करने में आपकी हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, आपको इंतजामिया की जरूरत है। सर,
अभी तो आप ये देखो बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो है वो तौकी रजा की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जितने भी युवाओं के खिलाफ एफआईआर में नाम है वो भी बेकसूर है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें हो रही है। ओवैसी भी यही राग अलाप रहे हैं कि तौकी रजा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने क्या कहा था? कुछ गलत नहीं किया। आप सोचिए इस तरह से उनको उनका समर्थन किया जा रहा है। ये देखिए टूलकिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। देखिए मौलाना तौकीर रजा और उनके चेले चपाटे गलती कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। गलती तो सिर्फ पुलिस और इंतजामिया कर रही है। इनके बेगुनाह बच्चों को, दुधमुहे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम अपने नबी का नाम ले रहे हैं, वो भी उस पर हमको रोका जा रहा है। किसने रोका है तुम्हें? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम लो, एक बार नहीं लो, तुम 100 बार लो, 1000 बार लो, और जितनी बार तुम चाहते हो मैं चाहूंगा उसके ऊपर 4 जीरो लगा के उससे भी ज्यादा लो। अपने घरों, अपनी दुकानों और अपने ठेलों पर हर जगह लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि उसमें तुम्हें लाभ नहीं है, और जहां लाभ है तो तुम उसकी आड़ में अपना टूलकिट चला रहे हो। तुमने टूलकिट किया और अब तुम कह रहे हो कि हमें चूंकि नाम लेने से रोका जा रहा है, अब हम कुर्बानी देंगे, अब हम खून बहाएंगे। आपको बहाना चाहिए था कि इसकी आड़ में टूलकिट के चलते आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आर्चीज गैलरी के कार्ड की जो नकल करके आपने ये जो टूलकिट बनाया है, ये बड़ी भोड़ी नकल है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है इसमें। आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तेमाल तो वो करेंगे जो होगा आपके पास, जब है ही नहीं तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे? चूंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, किसी ने आपके हाथ में नकल का पर्चा पकड़ा दिया। नकल का पर्चा आपने जो है उसको उतार दिया, और जो उतारा मालूम पड़ा था टेस्ट ऑफ फिजिक्स का, और लिख दिया आपने म्यूजिक का पर्चा। ये आपके साथ हो गया। टूल किट आया किसी मकसद से, मकसद पड़ गया उल्टा। अब आप जो कहते हैं सियार हुआ हुआ कर रहे, कोई हैदराबाद से हुआ हुआ कर रहा है, कोई थाने से हुआ हुआ कर रहा है, तो वही हमने कहा ना, कुत्ते के भौंकने से और सियारों के रोने से हिमालय पर्वत नहीं हिल सकता है। ये अब तुम अपनी खैरियत मनाओ मौलाना, और दुआ करो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि अब जमानत मिलना भी मुश्किल है तौकीर रजा के लिए। भले ही लोग शोर मचाते रहें, चाहे ठाणे में मचाएं, दिल्ली में मचाएं या लखनऊ में मचाएं, जमानत नहीं मिलने वाली है तौकीर रजा को। वो दिन लद गए जब 72 घंटे में वो बाहर आ गए थे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ का हंटर चला है तो लंबे समय के लिए वो नप गए हैं, और साथ ही साथ जो रिश्तेदार हैं, जो 83 लोग हैं, वो भी लंबे समय के लिए अंदर चले गए हैं। सर, आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और फिर हम लोग संवाद करेंगे जल्द ही, क्योंकि ये घटनाक्रम समाप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद।